हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान, जिसमें से हम अर्थशास्त्र बुक को आज देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने जो मैथ के जो हमारा सेकंड चैप्टर था मैथ को अच्छे से कंप्लीट करा दिया, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम सामाजिक विज्ञान करने वाले हैं, इसका अर्थशास्त्र। ओके, तो अर्थशास्त्र का जो चैप्टर फर्स्ट हमारा विकास, इसके हम सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। वैसे तो इसके सारे ही मतलब जो ये छोटा सा पार्ट है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिलते जुलते मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अगर उनका आंसर भूल भी जाता तो हम अपने आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में भी बनाने की कोशिश करी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको बनाना। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देन उसके बाद अपने आप इसको बनाना। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ ही लिखने हैं, तो वो आप वैसे ही लिख लेना। ओके। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत आय। एक मिनट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी, औसत आय और प्रति व्यक्ति आय का एक ही होती है। ठीक है, औसत आय और प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर क्या निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकाली जाती है। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जैसे प्रति व्यक्ति आय सॉरी, और इसके इक्वल में यहाँ पे आप लिखोगे ये कुल आय, कुल आय आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आ जाएगी आपकी कुल जनसंख्या। ठीक है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको। ओके, या आप जो मैंने नीचे लिख रखा है इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब ये दोनों एक ही तरीके हैं लिखने के। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आय के अतिरिक्त कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आया है ना। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एज इट इज़ हैं, बस जो थोड़ी इनमें क्या है, लैंग्वेज का फ़र्क है। बाकी आपको एज इट इज़ सेम क्वेश्चन सेम आंसर इसमें नोट करना है। ठीक है, आय के अतिरिक्त कौन कौन से लक्ष्य होते हैं, जो लोग होते हैं उनके आय के अलावा क्या क्या और लक्ष्य होते हैं, है ना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा मतलब इसी से सेम, थोड़ी लैंग्वेज अलग है। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए या इसको व्याख्या कीजिए या इसको समझाइए, ऐसे आपके पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और दोनों के आंसर क्या है, सेम है। अब आप यहाँ से देखो, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अमीर या गरीब नहीं होता है। देखो, जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति होते हैं उनके अलग लक्ष्य होते हैं, जो ज़्यादा गरीब होते हैं उनके अलग लक्ष्य होते हैं ना। तो किसी के सेम तो होते नहीं है, सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, इतनी बात हमें पता चल गई। ठीक है, इसके बाद हमारा अमीर व्यक्ति के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। जैसे जो अमीर व्यक्ति होगा वो क्या चाहेगा कि उसके बच्चे कहाँ जाए, बड़े स्कूलों में पढ़ाई करें, है ना। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें पढ़ाई करें, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में जाए, है ना, और विदेशों में पढ़ाई करें। मैंने तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे, आप इसके अलावा भी और पॉइंट लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे उनके घर में ज़्यादा जेवरात रहे और कार वगैरह, मतलब ऐसे आप थोड़ा सोचो कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है कि मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, है ना। और यह रही बात यहाँ पे गरीब व्यक्ति की, जो यहाँ पे गरीब व्यक्ति रहेगा वो आप क्या सोचेगा, गरीब व्यक्ति या भूमिहीन व्यक्ति या भूमिहीन किसान वो होता है। भूमिहीन किसान वो होता है जिसके पास भूमि नहीं होती है ना, जिसके पास ज़मीन नहीं होती। भूमिहीन मतलब भूमि ना होना, ज़मीन ना होना। ठीक है, वो क्या सोचेगा, नियमित रोज़गार मिले और अच्छा उसको वेतन मिले। जो किसान होगा या जो मज़दूर होगा वो क्या सोचेगा कि मुझे अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा वेतन मिले,
है ना, अच्छा मुझे मतलब रोज़ नियमित मतलब रोज़ मेरा कभी भी काम छूटे ना, मेरा रोज़ काम लगा रहे और मुझे अच्छे पैसे मिले, है ना। उनके साथ शोषण ना, वो सोचेगा कि मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो, कि मैं अमीर, वो अमीर नहीं हूँ तो मेरे साथ भेदभाव होगा, मेरे साथ शोषण ना हो, ऐसे, है ना। और वो सोचेगा कि मेरे बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक बार इसको भी इस नोट को भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, ठीक है। वह भेदभाव से दुखी होते हैं, यह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा इस तरीके से है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, मतलब इस कथन को समझाइए। अब एक बार फिर से देखो, जो एक के लिए जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए क्या है, विनाशकारी है ना। अब मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मैंने वही उदाहरण यहाँ पे लिख रखा है। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, क्यों। वहाँ पे था कि इस कथन की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। और यहाँ पे है ऐसा क्यों है, जो एक के लिए विकास के लक्ष्य है, जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश क्यों है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको भी समझाना है। तो इन दोनों का आंसर एक ही है ना, बस थोड़ी लैंग्वेज में फ़र्क है, बाकी आपका आंसर एक ही है। मैं पहले अपनी भाषा में आपको समझा देती हूँ, अगर आपको समझ आए तो आप खुद लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसमें से आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो, उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं। जो उद्योगपति होते हैं, जो ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं, है ना, जो ज़्यादा बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या हो, हमारे पास ज़्यादा बांध बने, हमारे जो इलाके वहाँ पे क्या हो, बांध हो, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, ज़मीन जलमग्न हो सकती है, मतलब ज़मीन जो ख़राब हो सकती है ना। जहाँ पर बांध बन रही है वहाँ पे सपोज़ एक मैं आपको ड्राइंग से समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे बन रही है बांध, ठीक है। और यहाँ पे आसपास लोग भी रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं। अब जब ये बांध बनेगी, तो जब यहाँ पे ये काम चलेगा, तो ये जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, इनको तो हटना पड़ेगा, है ना। इन लोगों को हटना पड़ेगा वहाँ उस जगह से, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, काम चल रहा है ना। यहाँ पे क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो ये जो लोग रह रहे हैं इनको हटना पड़ेगा। फिर इन लोगों के जो यहाँ पे व्यापारी है वो तो अच्छा काम कर रहा है ना। इसमें कुछ लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, है ना। कुछ लोग, आप कुछ इस तरीके से देखो कि कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिविटी होगी कि हाँ, हमें रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है। और कुछ लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, ये विनाशकारी होगा, मतलब उनके लिए दुखी की बात होगी, क्योंकि वहाँ उनको क्या करनी पड़ रही है, अपनी ज़मीन छोड़ के और कहीं जाना पड़ रहा है ना। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती थी। अब हम इसी पे आते हैं, मैंने यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख रखा है, एक बार पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये पता चलेगा, ठीक है। उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है, मतलब ज़मीन खराब हो सकती है। और बांध के नज़दीक रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, मतलब उजड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि वह बेघर हो जाएंगे। मैंने बताया ना, जो बांध बनेगी तो वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको तो हटना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। और किसी नई जगह पर स्थित होने के लिए उन्हें रोज़गार व अन्य साधनों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सपोज़ आप मानो अभी आप जिस जगह पर रह रहे हो, जब आप वहाँ से दूसरी जगह पर जाओगे तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, न्यू जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नया मतलब रोज़गार ढूंढना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ेगी, है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश है, यस, है ना। क्योंकि जो बांध वहाँ पे बन रही है, जो वहाँ पे और मजदूर है उनको क्या मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। लेकिन जो और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका क्या हो रहा है, बेघर हो रहे हैं वो, इसलिए यहाँ पे क्या है, वो विनाशकारी है और विकासकारी भी है और विनाशकारी भी है, ठीक है। इसी तरीके से आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से मतलब समझना है। ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, खाना खा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अच्छे से इनको समझना है, ठीक है। चलो, अब देखो आप फोर्थ क्वेश्चन, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक से अलग है। अब आपको इसमें बताना कि यूएनडीपी और विश्व बैंक, जो विश्व बैंक होती है वो अपना विकास कैसे मापते हैं, है ना, कि किस। अब देखो एक बात और यहाँ पे देखना आप,
पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो विश्व बैंक होती है वो पूरी विश्व के लिए बताती है ना, और जो यूएनडीपी होती है वो एक राज्य के लिए बताती है, हर एक राज्य के लिए, है ना। तो जब हम पूरे विश्व की आय नापेंगे तो क्या करेंगे, और जब हम एक एक राज्यों की आय नापेंगे तब हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, समझ आया। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था, और अब हम इसको करते हैं आंसर। तो जो हमारी विश्व बैंक होगी, मतलब जो हमारा विश्व बैंक होगा वो क्या करेगा, विश्व बैंक देशों के विकास को मापने हेतु प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। जो यहाँ पे देश हैं, जो यहाँ पे देश हैं हमारे, उनके क्या मापने के लिए, विकास के, कितना विकास हुआ है किस देश में, वो क्या इस्तेमाल करता है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखो, जो आपका विश्व बैंक होता है वो कैसे अपना मापता है, वो मापता है प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, विश्व बैंक कैसे मापता है, विश्व बैंक मापता है प्रति व्यक्ति आय से। आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है, वो होता है ना कीवर्ड होते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये याद रखना है। जो विश्व बैंक होता है वो किससे मापता है, प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से। हो गया याद, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने विश्व बैंक के बारे में तो बता दिया। अब यहाँ पे आती है यूएनडीपी की बारी। तो सॉरी, क्या हो रहा है ये, सॉरी। देखो, तो जो अब हमारी आती है किस पे, यूएनडीपी की बारी, कि हमने विश्व बैंक तो देख लिया वो कैसे करता है, प्रति व्यक्ति आय से मापता है ना। जो यूएनडीपी होता है वो क्या करता है, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आय के आधार पर मापता है। जो यूएनडीपी होता है वो सबसे पहले तो लोगों की शिक्षा देखता है कि वो लोग कहाँ तक पढ़े हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और फिर उन्हीं लोगों की स्वास्थ्य देखता है कि वो मतलब स्वास्थ्य में कैसे, ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है ना। और फिर उनकी आय देखता है। मतलब ये यूएनडीपी कितनी चीज़ें देख रहा है, 3 चीज़ें देखता है। याद करो तीनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ओके, और जो विश्व बैंक होता है वो क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय से मापता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो, अब यहाँ पे अगला है हमारा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे क्या है, किसी देश का विकास, मतलब किसी देश का विकास हम किस आधार पर निकालते हैं, किस आधार से हम मापते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, उस क्वेश्चन की थोड़ी मतलब जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दिया। आप यहाँ पे सोचोगे क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब फिर से देखो, सामान्यतः किसी देश का विकास, देश का विकास, यहाँ पे आपको विकास वर्ड दिख जाए, समझ जाओ कि मापने वाली लाइन आपको याद रखनी। ठीक है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय। शैक्षणिक स्तर मतलब होता है कि जो मैंने आपको बताया ना, शिक्षा के पहले तो उस व्यक्ति की क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति की क्या करते हैं, शिक्षा देखते हैं कि वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है। फिर क्या करते हैं, उसका स्वास्थ्य देखते हैं, और क्या करते हैं, फिर उसकी आय निकालते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिस है, प्रति व्यक्ति आय आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लेना, क्योंकि जब मतलब थोड़ा लिखते हैं ना, टाइप करते, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जब हम निकालते हैं, जब देश के उस पर निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रति व्यक्ति आय चाहिए, फिर उसका शिक्षा का स्तर चाहिए, फिर लोगों का हमें स्वास्थ्य चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, और ये 3 चीज़ें कहाँ पर है, यूएनडीपी में। ओके, यूएनडीपी में। तो इस तरीके से आपको इसको बताना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धान्यता विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों। जो धान्यता होते हैं, तो आप एक बात और देखो, यहाँ पे आपने सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ा होगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। देखो, हम क्या करते हैं, बहुत सारे विकास करते हैं ना। हम जैसे उदाहरण मैं ले सकती हूँ, जैसे हम कॉपियाँ बनाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कितने सारे पेड़ों को काट रहे हैं कॉपियाँ बनाने के लिए, कितने सारे पेड़ों को काट रहे, तभी तो हमें पेज मिल रहे हैं, फिर उसकी कॉपियाँ बन रही है ना। तो इसमें बताना है हमें कि जो हम विकास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम विकास कैसे कर रहे हैं, पेड़ों को काट कर, तो ये पर्यावरण का तो नुकसान हो रहा है ना इसमें। तो हम जो विकास कर रहे हैं वो किस तरीके से हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। मतलब जो हम विकास कर रहे हैं उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसको हम सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। और सतत पोषणीय विकास का सेम यहाँ पे आपको क्वेश्चन मतलब बोल रखा है, आपको सेम वही उतार देना है यहाँ पे, मतलब पूरा नोट कर देना। ठीक है, पहले मेरी आप लैंग्वेज में समझो, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, हम पेजेस बनाने के लिए कितने सारे पेड़ों को काट देते हैं ना। तो यहाँ पे बोल रखा है
कि जब भी हम कोई विकास करते हैं तो विकास हम इस प्रकार से करें कि जो हमारा पर्यावरण है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना। और जो हम विकास कर रहे हैं सॉरी और जो हम विकास कर रहे हैं वो हमारे आने वाले जो भविष्य की पीढ़ी है उनमें भी वो बचा रहे, मतलब वो सलामत रहे, है ना। जैसे अभी हम कॉपी तो जैसे ठीक है, मैं और कोई लेती हूँ, जैसे और कोई उदाहरण लेती हूँ। जैसे हम लेते हैं उदाहरण पेट्रोल का, ठीक है। अभी हम उसको कितना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बर्बाद कर रहे हैं ना। और वो हमारे पर्यावरण से ही हमें मिल रहा है और हम उसको इतना बर्बाद कर रहे हैं, और वो आने वाली जो हमारे भविष्य की पीढ़ी है उनमें बच पाएगा, नहीं बच पाएगा ना। तो हमें इस तरीके से करना है कि ना तो पर्यावरण का कोई नुकसान हो हमारे विकास करने में, और जो हमारी विकास की प्रक्रिया है ना वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों में भी बरकरार रहे, मतलब क्या रहे, बनी रहे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भविष्य में आने वाली पीढ़ी हेतु बनाए रखने से इसका क्या है, विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बनाए रखने से महत्वपूर्ण है। और अंतः धारणता आएगा यहाँ पे, यहाँ पे धारणता आएगा, ये वर्ड गलत है, ओके। का विकास भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक है। जो हमारी भविष्य की पीढ़ी होती है उनके लिए ये आवश्यक है। आप इसको भी देख सकते हो, इसमें थोड़ा मेरे को लग रहा है आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप ये ज़रूर एक बार पढ़ो, ये अच्छा है। तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करते, मतलब जो हम विकास कर रहे हैं वो हमारे भविष्य में भी बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि हमने कोयला बनाया और वो कोयला कल देखा, मतलब भविष्य में हमने 2-3 साल बाद देखा तो वो ख़त्म हो गया, फिर हमें जो भविष्य में जो हमारे और लोग रहेंगे वो कैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। तो आप किस तरीके से सोचना, ये जनरल क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। इसी तरीके से मैं इसके जो SST के हमारे सारे चैप्टर उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस नोट्स आपको सेंड करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिएगा, ओके। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।